करती हूँ। हो सकता है थोड़ा कई जगह पे मैं फास्ट जाऊं, तो आप लोग पर्सनली मुझसे पूछ लीजिए अगर कहीं डाउट लगे तो। ठीक है। हमने कल फर्स्ट पार्ट देखा था, आइडेंटिटी, नेगेटिविटी, फियर और अपना इंटेंशन। सेकंड पार्ट है ग्रो, जिसका पहला चैप्टर है पर्पस। तो मॉन्क्स का हमने कल, आपने देखा होगा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में ये कहा था कि हमें मॉन्क्स से काम, पीस और पर्पस सीखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए मैंने कहीं पे भी हैप्पीनेस वर्ड उनके लिए यूज नहीं किया है, क्योंकि मॉन्क्स ऐसा समझते हैं, मॉन्क्स ऐसा कहते हैं कि वो हैप्पीनेस या प्लेजर, इन सब चीजों के, जॉय, ये सब चीजों को नहीं ढूंढ रहे हैं लाइफ में। उनको लगता है, जो कि बात सही भी है, कि 100% हमारी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस नहीं रह सकती। आज हम खुश हैं, हो सकता है कल हम इतने खुश नहीं रहे। हर वक्त हैप्पीनेस लाइफ गारंटी नहीं देती। लेकिन लाइफ को अगर मीनिंगफुल बनाना है, मीनिंगफुल रखना है, तो उसके लिए हमें लाइफ में हमारी लाइफ में पर्पस का होना बहुत जरूरी है। तो जे शेट्टी ने इस बुक में एक वर्ड यूज किया है, जो कि है, जिसे कहते हैं वो धर्म। धर्म, मैं धर्म बोलूंगी। अम, इसका कोई इंग्लिश में एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं है जिससे ये डिफाइन किया जा सके कि धर्म को क्या कहते हैं, या इसको इंग्लिश में सिंपल वर्ड में उन्होंने अपने आप एक डेवलप किया है, इसे कहते हैं अपनी कॉलिंग। तो ये दो चीजों से बनती है। आप आगे पिक्चर देख रहे होंगे, राइट वाला। उसमें चार सर्कल्स बने हैं। तो धर्म बनता है वर्ण और सेवा से। वर्ण का मतलब होता है टैलेंट। टैलेंट बनता है आपके स्किल, यानी कि जो जिस चीज में आप कुशल हैं वो। और पैशन, जुनून, किसी चीज को करने का, अगर आप में जुनून है, आपको वो अच्छी तरह करना आता है, तो वो होता है वर्ण, आपका टैलेंट। हमने इंडियन डांसर्स और ये सब टीवी में देखा है, ये सब उनके टैलेंट है, क्योंकि वो जानते हैं और उस चीज के लिए जुनून है उनका। अब लेफ्ट में जो पिक्चर है, हम थोड़ा उसकी बात करते हैं। ये चार कैटेगरीज हैं। हम इसमें से कोई ना कोई कैटेगरी में, हर इंसान इन कैटेगरीज में बटा हुआ है। मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगी। पहला है स्किल, लेकिन कोई पैशन नहीं। कुछ लोग ऐसे जॉब्स में फंसे होते हैं जहाँ आता तो है काम करना, लेकिन उनको कोई इच्छा नहीं होती वो उस काम को करने की। ये वो है। फिर नीचे है नो स्किल नो पैशन। कुछ स्किल्स नहीं है, आपको किसी चीज का जुनून नहीं है। फिर है फोर्थ, जहाँ स्किल नहीं है लेकिन पैशन है। यानी कि मुझे ऐसे सपोज डांस करने का की बहुत इच्छा है, मुझे बस डांसर बनना है, लेकिन मुझे आता नहीं है। इस चीज का क्लासिक एग्जांपल लोगों के पास होता है कि हमारे पास समय नहीं है, क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ठीक है, आज की डेट में हम यूट्यूब से भी कोई भी चीज चाहे वो सीख सकते हैं। तो किसी भी आप ये क्वाड्रेंट, जो चारों कैटेगरी में अगर आप अपने आप को देखते हैं, तो कोशिश करिए कि किसी तरह आप अपनी लाइफ में दूसरे कैटेगरी में अपने आप को लेकर जाएं, यानी कि स्किल और पैशन। क्योंकि जब स्किल और पैशन होता है, तब आपका वो टैलेंट बनता है। अब धर्म वर्ण और सेवा से बना है, यानी कि आपके टैलेंट और सर्विस से। तो वो कहते हैं कि जब आपके पास टैलेंट होता है और आप यूनिवर्स की किसी जरूरत के लिए उसको काम में लेकर आते हैं, तो वो आपका पर्पस बनता है। और वो ही आप का धर्म होता है, तभी आप अपने धर्म में जी रहे होते हैं। तो नीचे एक फॉर्मूला है, पैशन यानी कि वही जुनून, एक्सपर्टीज जो जो आप करना जानते हैं, और यूजफुलनेस, अब उस चीज को जब आप काम में लेकर आते हैं। इसमें से कोई भी एक पीस अगर मिसिंग होता है, तो वो आपका धर्म नहीं कहलाता। जैसे कि अगर आपको किसी चीज, कोई काम कर रहे हैं, आपको तभी खुशी मिल रही है जब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, अदरवाइज आपको उससे खुशी नहीं, तब समझ जाइए कि आपका पैशन उसमें नहीं है। अगर आप किसी चीज का, आपको बहुत ज्यादा पैशन है, लेकिन और आप कर भी अच्छे से रहे हैं, लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लोग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई सर्विस नहीं हो पा रही है। सर्विस इन द सेंस जो सेल्फलेस चीज हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको मैं एग्जांपल भी दूंगी कि एक लेडी है जिसने जो जॉब करती है, लेकिन उसका पैशन बेकिंग में है।
तो अब वो अपना धर्म कैसे फॉलो कर सकती है? उसका पैशन बेकिंग में एक एग्जाम्पल, ये बुक का एग्जाम्पल है। तो वो क्या करती है, स्टार्ट करती है वीकेंड्स पे अपने कलीग्स लोगों के साथ डिसाइड करके कि चलो वीकेंड पे हम लाइन टर्न बाय टर्न कुछ बेक करके लेकर आएंगे। एंड उसके काम में थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज होगी, वो अपना पैशन भी फॉलो कर रही है। कुछ लोगों की मजबूरी होती है, वो अपना काम नहीं छोड़ सकते, तो जॉब भी कर रही है, अपना पैशन भी फॉलो कर रही है। और धीरे धीरे वो अपनी उसमें इतनी एक्सपर्ट होने लग जाती है, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भेजती हैं केक्स। और जो बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज बच्चे, गांव में जाके उन लोगों को भी केक बांटती। ऐसा एक दिन ऐसा आता है कि जब वो अपनी खुद की बेकरी खोलती हैं। तो ये होता है धर्म में जीना, जब आप उसको काम में लेकर आते हैं। एक भी इसमें से चीज अगर आपकी लाइफ में नहीं होती तो वो आपका ये कह सकते हैं कि आपका वो धर्म नहीं कहलाता। बचपन से हमें दो झूठ सिखाए गए हैं, बोले गए हैं। एक होता है, कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, ये सबसे बड़ा झूठ। दूसरा, कि आप जो चाहते हो वो बन सकते हो, यू कैन बी एनीथिंग यू वांट। ये दोनों ही झूठ है। आप वो नहीं बन सकते जो कुछ भी आप चाहते हो, लेकिन आप वो जरूर बन सकते हैं जो आप सब कुछ हैं। इंग्लिश में ये इसका सेइंग है, यू कांट बी एनीथिंग यू वांट, बट यू कैन बी एवरीथिंग यू आर। अपने आप को अच्छी तरह पहचानिए, आपको अपना धर्म जरूर पता चलेगा। एंड ऐसे तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा वास्ट है, पर्पस के बारे में मैं एंडलेस चीजें बोल सकती हूँ, लेकिन या तो इसका हम अलग से सेशन ले सकते हैं, या आप ये बुक पढ़ लीजिए। अगर आप करियर ओरिएंटेड अपने लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं, किसी चीज के लिए पैशनेट हैं, या आपको पर्पस एकदम उस चीज के ऊपर ही आपका इंटेंशन है, तो आप ये बुक पढ़ के समझ सकते हैं कि पर्पस क्या है। मॉन्क्स यही बिलीव करते हैं कि लाइफ में पर्पस होना चाहिए ताकि वो और मीनिंगफुल रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट है रूटीन। हम सभी जानते हैं कि मॉन्क्स बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन को हम नेगेटिव वे में समझते हैं, क्योंकि बचपन से हमने ये देखा है कि मिलिट्री वाले 5 बजे उठते हैं, हम नहीं उठ सकते, इतने डिसिप्लिन नहीं हो सकते। तो डिसिप्लिन दरअसल एक पॉजिटिव चीज है, अच्छी चीज है। मैं पेरेंटिंग के बारे में जब पढ़ती हूँ तो हमेशा हर वक्त ये लिखा होता है कि आप बच्चों को डिसिप्लिन में रखिए। मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रिक्ट रहिए, डिसिप्लिन का मतलब एक जीने का तरीका ये होता है। तो मॉन्क्स की कुछ चीजें हैं जो डेली रूटीन में वो जिस तरह का डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वो हम भी अडेप्ट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। पहला है जल्दी उठना। 4 बजे 5 बजे जरूरी नहीं है कि आप उठें। इस बुक को फिर से पढ़ने के पहले मैं एक बुक पढ़ रही थी, द 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा की। बहुत अच्छी बुक है वो भी। उसमें भी रॉबिन शर्मा ने यही क्लेम किया है कि अगर आप 5 बजे सुबह उठना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। जय शेट्टी ने थोड़ा सिंपल टिप दिया है कि जितने भी बजे आप उठते हैं उसके ठीक 1 घंटे पहले आप उठना शुरू कर दीजिए। आप खुद ही देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो रही है। अभी आपके पास समय है, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। आराम से कॉफी पीजिए, शांति में बैठिए। आपको कुछ चीजें जो नहीं कर पा रहे हो उतने टाइम से है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपको एक गाइडलाइन चाहिए तो उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि अब जल्दी उठेंगे तो आपके पास है समय। तो टाइम का टी का मतलब है थैंकफुलनेस। सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। सिर्फ थैंक यू बोल देना ही काफी नहीं है। ग्रैटिट्यूड अपने सुबह सुबह उठ के जब आप समझेंगे आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है, तो आपको पूरा दिन आपका ग्रेटफुलनेस में बीतता है। नेक्स्ट है आई से इंसाइट, इंटरनेट नहीं। इंसाइट यानी कि आप कोई अच्छी बुक पढ़ लीजिए, या कोई पॉडकास्ट सुन लीजिए। गाना ऐप में आजकल फ्री पॉडकास्ट आ रहे हैं, सबके पास यूट्यूब है। इन सब के लिए इंटरनेट लगेगा, लेकिन इंटरनेट से इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं। ये इनसाइट यानी कि नॉलेज, कुछ नॉलेज गेन करिए सुबह, अच्छी चीजें। और न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर में इतनी नेगेटिव न्यूज होती है कि उससे अच्छा आप कोई बुक पढ़ लीजिए। जय शेट्टी की बुक ले लीजिए।
M से मेडिटेशन। ये उन लोगों के लिए जो दिन भर में अगर नहीं मेडिटेट करते हैं, और कुछ लोगों को हमने काफी बोलते हुए सुना है कि मेडिटेशन वगैरह तो ठीक है लेकिन समय कहाँ है, तो ये समय है। E है एक्सरसाइज। सबसे अच्छी चीज, सुबह आपके पास समय है, योगा करिए, वॉक पे निकल जाइए अगर आप वो कर सकते हैं तो ये आप सुबह उठ के ये रूटीन में कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोथ्स। आपने देखा होगा कि मॉन्क्स रोब्स में घूमते हैं। और मॉन्क्स ही क्यों, नॉर्मल अपने लाइफ में कई ऐसे सक्सेसफुल लोग देखे हैं। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं, वो एक तरह के कपड़े पहनते हैं। उनकी कोई ऐसा फैशनेबल और ऐसा पर्टिकुलर वो स्टाइल नहीं है, वो सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं, टी शर्ट अलग कलर के होंगे। एंड इवन जो एप्पल के ओनर थे, जो अब नहीं है, स्टीव जॉब्स, वो सिर्फ एक ही तरह का उनका स्टाइल था, ब्लैक टी शर्ट, जीन्स एंड ब्लैक शूज। होंगे उनके पास काफी ब्लैक टी शर्ट्स, लेकिन वो सेम कपड़े पहनते थे। ये ऐसा मार्क जकरबर्ग ने भी अपने इंटरव्यू में पब्लिकली कहा है कि उन्हें दिन भर में इतने डिसीजंस लेने होते हैं, हमें भी बहुत डिसीजंस लेने होते हैं, वो और हम, ऐसा नहीं है कि हमारे डिसीजन लाइफ में कम है। तो ये चीजें आसान कर देने से हमारी लाइफ में थोड़े कम डिसीजंस, सॉरी, उनको लगता है कि ये सब चीजें सिंपल कर देने से उन्हें लाइफ में ये जो चीजें हैं उनके थोड़े कम डिसीजन ले। हम इतनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं ये सोचने में कि आज क्या कपड़े पहनेंगे, ढूंढ रहे हैं कपड़े कहाँ क्या पहन के जाएं। हम उनकी तरह एक पर्टिकुलर ऐसा यूनिफॉर्म तो नहीं बना सकते, लेकिन जितना आप कर सकते हैं अपनी लाइफ को सिंपल, अपने क्लोथिंग स्टाइल को सिंपल, वैसा करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है लोकेशन। हर एक लोकेशन की अपनी एनर्जी होती है। हम, हमारे घर में एक बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, बाथरूम है, हर एक चीज को करने की अपनी अपनी एक जगह है। हर चीज की अपनी एक एनर्जी है। खाना बेड पे खाएंगे तो आपके खाने की, आपकी बेड, सब चीज की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मॉन्क्स कहते हैं कि हर चीज का एक स्पेसिफिक लोकेशन होना चाहिए, यहाँ तक है कि आपके मेडिटेशन की भी एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए। आज इधर मेडिटेट कर रहे हैं, कल बाथरूम में कर रहे हैं, कर सकते हैं, मेडिटेशन की कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि आपकी एक पर्टिकुलर चेयर हो। अगर आप बेड पे बैठ के करते हैं तो बेड का एक साइड आपका एक पर्टिकुलर वो लोकेशन हो, क्योंकि हर लोकेशन की अपनी एक एनर्जी है। फिर आता है समय। हर समय आप क्या करते हैं उसका एक पर्टिकुलर आपके पास मैनेजमेंट टाइम, समझ लीजिए प्लानिंग होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल, आपने शायद ये चीज अपने लाइफ में शायद एक्सपीरियंस की हो कि सुबह अगर आप एक्सरसाइज करते हैं 8 बजे और किसी वजह से आपका वो एक्सरसाइज छूट गया, और आप सोचेंगे कि चलो ठीक है शाम में कवर कर लूंगा, वो होता नहीं है। तो हर एक समय को बांध लीजिए एक पर्टिकुलर आपके एक्शन से। मेडिटेशन का भी एक पर्टिकुलर समय बनाइए, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, आपकी एनर्जी बहुत वाइजली यूज होगी। और जब आप एक लोकेशन, एक समय, ये सब चीजें जब बांधेंगे तो आपकी बॉडी नेचुरली उन चीजों के लिए ढल जाएगी। आपको उन चीजों के लिए मेहनत या एनर्जी नहीं वेस्ट करनी पड़ेगी। तो आप अपनी एनर्जी अच्छी चीजों में लगा सकते हैं। और लास्ट है सिंगल टास्किंग। माइंडफुलनेस के ऊपर हमने बहुत बातें की है, तो हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सिंगल टास्किंग कितना जरूरी है। एक समय में एक ही काम करिए। मॉन्क्स को प्रैक्टिस कराया जाता है, जो मॉन्क बनने जाते हैं, कि अगर पानी उबल रहा है तो आप उसके सामने जब तक वो पानी उबल नहीं जाता आप उसको पेशेंटली देखिए, आपका पेशेंस डेवलप होगा। तो एक समय में एक काम, आपको पानी उबलते समय जरूरी नहीं है कि आप सब चीजें छोड़ के वहीं खड़े रहे। 50 काम करेंगे मंकी माइंड की तरह तो आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये डिसिप्लिन है, जो रूटीन आप उनकी तरह, मॉन्क की तरह फॉलो कर सकते हैं, और आप वैसा रूटीन बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है माइंड। हमने कल 2 कॉलम्स देखे थे, मंकी माइंड और मॉन्क माइंड। और मंकी माइंड मैंने रीड आउट किया था, मॉन्क माइंड नहीं।
वो मैं एंड में करूंगी, जब हम पूरी अच्छी तरह से मॉन्क्स को समझ जाएंगे। अभी के लिए आप समझ गए होंगे मंकी माइंड क्या होता है, जब एक तरफ से दूसरी जगह जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड एक स्टोरी है, एक दादी माँ अपने पोते के साथ पोते को अपनी एक स्टोरी बता रही होती हैं। वो कहती हैं कि लाइफ के चॉइसेस जो होते हैं हमारे, वो दो भेड़ियों की जंग है। एक है भेड़िया जो रिप्रेजेंट करता है गुस्से को, जलन, लालच, डर, झूठ, ईगो, इनसिक्योरिटी को। और जो दूसरा है भेड़िया, वो रिप्रेजेंट करता है पीस, लव, कंपैशन, काइंडनेस, विनम्रता और पॉजिटिविटी, ये सब चीजें। अब इन दोनों के बीच में कौन ज्यादा बेहतर है, उस चीज की लड़ाई हो रही है। तो पोता उनसे पूछता है, तो जीतता कौन है? तो दादी माँ कहती है, वो भेड़िया जिसको हम खाना खिलाते हैं, जिसे हम फीड करते हैं, जिसका हम देखभाल करते हैं। तो अभी आपकी चॉइस है कि आप के अंदर क्या आप डेवलप ज्यादा करना चाहते हैं, और अपने टाइम के साथ क्या करते हैं, उस पे भी निर्भर करता है कि इसमें से कौन सा भेड़िया जीतेगा। आप सिर्फ न्यूज देखेंगे और नेगेटिव चीजें ज्यादा देखेंगे, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे कि कौन सा भेड़िया जीतेगा। उपनिषद्स में माइंड को रिप्रेजेंट किया गया है ये चैरियट के द्वारा, जो कि मॉन्क टीचिंग्स में हमेशा ये एग्जाम्पल देके मॉन्क्स को सिखाया जाता है, जिसमें जो रथ है वो हमारा है बॉडी, उसे चलाने वाला इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि, जो नॉलेज विजडम हम रखते हैं वो, और चाबुक है माइंड, और सारे 5 घोड़े हैं जिस जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पांचों सेंसेस को। 5 सेंसेस हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जब एक इंसान सोया हुआ रहता है, ये उपनिषद में ऐसा लिखा है कि जब एक इंसान सोया हुआ स्टेट में रहता है, जो अवेयर नहीं है, अज्ञानी जैसे आप कह सकते हैं, उनका ये जो इंटेलेक्ट है, जो रथ चलाने वाली है, वो सो रही है। तो क्या होगा कि जो कंट्रोल है इस चैरियट का, वो घोड़ों में होगा, और जो इंसान जगा हुआ है, इंटेलेक्ट है, वो अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखेगा। तो कल हमने इंटेंशंस की बात की थी। एक एग्जाम्पल, मुझे मेरा एक इंटेंशन है कि मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। अब मैं अपने आप से वाई लैडर के थ्रू पूछ रही हूँ उसका इंटेंशन क्या है, वो सीड है या वीड है, दोनों में क्या होगा। अगर उसका में मुझे लास्ट में जो है आंसर ये मिला कि मेरा वेट लॉस है, फैट लूज करने का या वेट लूज करने का, उसका रीजन है कि मैं अच्छी दिखूं, ये वीड है। तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि वो इंटेलेक्ट उस वक्त मेरा सोया हुआ है, मैं उस वक्त जगी हुई नहीं हूँ, मुझे मैं अवेयर नहीं हूँ कि ये किस मोटिव से निकल के आ रहा है, वो सिर्फ डिजायर से आ रहा है या फियर से आ रहा है। तो ये मेरा इंटेंशन गलत चीज है। इससे क्या होगा, मैं हो सकता है जिम जाऊं, थोड़ा वेट लूज करूं, लेकिन वापस मैं उसी लूप में फंस जाऊंगी। एक बार जिम छोड़ा, वापस उस चीज में हम आ जाएंगे, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, सेटिस्फाइंग नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं वेट लूज करना चाहती हूँ, उसका इंटेंशन लव, अपने प्रति लव से अगर निकला, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकला कि मैं अपने बच्चों के साथ ज्यादा खेल पाऊं, या जो भी वट एवर रीजन, अगर ड्यूटी और लव से अगर वो चीज निकली है और वो इंटेंशन इस मोटिव्स पे बेस्ड है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि मैं अपनी हेल्थ के लिए सोच रही हूँ, अपने आप को प्यार कर रही हूँ, मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक बेहतर इंसान बनूं। तो तब मैं अवेयर स्टेट में हूँ, तब मेरा इंटेलेक्ट जगा हुआ है, तब मैं अपने दिमाग माइंड को जो है अच्छी तरह समझूंगी, और मेरा माइंड जो है वो मेरे सेंसेस को कंट्रोल करेगा। तो मिठाई देख के मैं, मेरी मेरी रथ मिठाई के पीछे नहीं भागेगी, या कोई नया रेस्टोरेंट खुल गया है एंड मैं अपने सारे मेरे जो इंटेंशन है उसे छोड़ के मैं अपने पाथ से हट जाऊंगी, ऐसा नहीं है। जहां घास दिखी वहां घोड़े चले गए, वैसा नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप चीजें एंजॉय नहीं कर सकते और
अपने रेस्टोरेंट नहीं जा सकते या मीठा नहीं खा सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करें, तो जिंदगी ऐसी होगी कि आपके सेंसेस आपको कंट्रोल में नहीं रखेंगे, आप अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखेंगे और आपको वो जिंदगी ज्यादा बेहतर लगेगी। तो अपने माइंड को ट्रेन करें, अपने सेंसेस पे मास्टरी रखें और आज में जिए, प्रेजेंट में जिए। तो ये उपनिषद ने इस तरह से बताया है कि जब आप मेडिटेट करते हैं, जब ये जो जितने हम टूल्स देख रहे हैं चीजों को समझने के, तो इससे आपको आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है, जो मॉन्क्स की खासियत होती है। और इस तरह से आपका माइंड पावरफुल बनता है और आप ऐसे ज्यादा अवेयर होते हैं और आपकी लाइफ जो है बेहतर बनती है। तो ये मॉन्क माइंडसेट इसी चीज से सबसे ज्यादा बनता है, क्योंकि वो इस चीज को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ईगो। ईगो का एक्चुअली सेंटेंस डेफिनेशन हम सभी जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा ईगो के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। दो तरह के ईगो होते हैं, एक हमारा कॉन्शियसनेस जो हमें अवेयर बनाता है और रियलिटी के प्रति हमें जगाता है, और एक फॉल्स ईगो होता है जो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है। वो तो ये हम फॉल्स ईगो के बारे में ज्यादा जानते हैं। नॉर्मली ईगो को हम इस तरह जानते हैं कि वो इगोइस्टिक है वैसा। जजमेंट हम सभी समझते हैं, किसी को जज करना। जजमेंट का एक नेचर है। तो एक स्टोरी है मॉन्क्स की। एक बार चार मॉन्क्स एक हट में बैठकर डिसाइड करते हैं कि हम मेडिटेशन करेंगे एक हफ्ते के लिए, पूरी दिन और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए सिर्फ कंटिन्यूअस मेडिटेट करेंगे। बस हर शाम में टर्न बाय टर्न कोई भी एक मॉन्क उठ के लैंप जलाएगा। अब ये इनके बीच में ये हो चुका है डिसीजन और वो मेडिटेशन के लिए बैठ गए। तो जब फर्स्ट इवनिंग होती है, जब मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें से जिस मॉन्क की टर्न रहती है वो उठ के वो चीज नहीं करता, वो मेडिटेशन में ही बैठा है, वो उसने उठ के अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। तो इतने में एक मॉन्क उसे कहता है कि तुम्हारी टर्न है लैंप जलाने की, उठो और लैंप जलाओ। तो उतने में दूसरा मॉन्क अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि तुमने साइलेंस ब्रेक कर दिया, हमने डिसीजन लिया था कि हम कंटिन्यूअस मेडिटेट करेंगे और साइलेंस मेंटेन करेंगे। उतने में तीसरा मॉन्क उठता है और कहता है बेवकूफो, तुम दोनों ने शांति भंग कर दी। तो जो चौथा मॉन्क रहता है वो लास्ट में उठता है और कहता है कि लगता है मैं ही आखिर तक शांति मेंटेन किया और मैं बैठा रहा। हर एक मॉन्क ने एक दूसरे को ब्लेम किया, एक दूसरे को डांटा। ये जजमेंट का नेचर होता है, लौट के आप ही कोई बैकफायर करता है। तो जजमेंट हम बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं, जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जब हम बताते हैं लोगों को किस तरह से रहना चाहिए, पत्री सर भी बार बार ये कहते हैं नो जजमेंट, नो जजमेंट। तो आई थिंक अब तक हम बहुत लोगों ने ये चीज प्रैक्टिस कर ही ली होगी, तो आगे भी आप ये स्टोरी जरूर याद रखिए कि लौट के आप ही के पास आएगा। तो बेटर है कि किसी को जज करने के पहले सोचो, और जजमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वो आपके ईगो से निकलता है, फॉल्स ईगो से। तो अब जजमेंट की दवाई है, एलिक्सियर यानी की दवाई, उसे कहते हैं ह्यूमिलिटी, जिसका हिंदी में मतलब है विनम्रता। हम सभी जानते हैं विनम्र होना चाहिए, ईगो नहीं रखना चाहिए। तो मॉन्क्स ने एक तरीका दिया है कि आप कैसे ज्यादा विनम्र बने और ईगो से विनम्र की और कैसे आप बढ़ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस है। जो ये है उसका टूल कि आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है और दो चीजें भूलनी है। दो चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये है, पहला, जो बुरा हमने दूसरों के साथ किया है, और दूसरा जो अच्छा लोगों ने हमारे लिए किया है। ये चीजें याद रखनी है, जो हमने किसी के साथ बुरा किया हो और जो अच्छा किसी ने हमारे लिए किया हो। दो चीजें भूलनी है, वो ये है कि जो अच्छा हमने किसी और के लिए किया है और जो बुरा किसी और ने हमारे साथ किया है। ये चार चीजें आपको थोड़ा ग्राउंडेड रखने में, थोड़ा विनम्र रखने में हेल्प करेगा।
तो ये टूल है। तो बस ईगो का इतना ही है चैप्टर। एक चीज है जो बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते नहीं है, वो है ईगो और सेल्फ एस्टीम के बीच का डिफरेंस। सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान, आत्मसम्मान। तो ईगो, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप ये चेक कर सकते हैं कि आप ईगो में फंसे हैं या आपका ये आत्मसम्मान है। ईगो कहता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आप अगर आपका आत्मसम्मान है, कह रहा है कि क्या जरूरी है, वो फिल्टर करेगा वो चीजें, क्या जरूरी है क्या नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। ईगो खुद को दूसरों से कंपेयर करता है, और आप जब सेल्फ एस्टीम अपने आप से खुद को कंपेयर करता है। ईगो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, सेल्फ एस्टीम जस्ट अपने आप में जैसा है वैसा रहना पसंद करता है। ईगो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन सेल्फ एस्टीम कहता है कि मैं किसी से भी सीख सकता हूँ। ईगो प्रिटेंड करता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन सेल्फ एस्टीम वल्नरेबल होने में एकदम कंफर्टेबल है, ठीक है। ईगो कहता है कि लोग उसे रिस्पेक्ट करें, लेकिन सेल्फ एस्टीम कहता है कि आप खुद की भी रिस्पेक्ट करो और दूसरों की भी। तो ये है ईगो। अब है पार्ट 3। इसका फर्स्ट चैप्टर है ग्रैटिट्यूड, और लास्ट था सर्विस, जिसे मैंने एक साथ मिला दिया है क्योंकि ग्रैटिट्यूड सर्विस लगभग दोनों ही मेरी फेवरेट चीजें हैं। ग्रैटिट्यूड हम सभी समझते हैं क्या होता है, ग्रेटफुल होना, थैंक यू बोलना। अगर आप नए हैं और आपको लगता है कि सिर्फ थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड होना है, तो चलिए आज आपका थोड़ा माइंडसेट चेंज करता है। तो हर रोज हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपने अभी तक ये चीज फॉलो नहीं की है, अगर आप अभी तक ये चीज नहीं करते हैं, तो जरूर करिए। प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक डायरी बनाइए, नोट्स में लिखना शुरू करिए या अपने मन में, लेकिन रोज किसी ना किसी चीज के लिए आप थैंकफुल होइए, बोलना शुरू करिए। मेरी लाइफ सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड की वजह से चेंज हुआ, और ये आज से नहीं, पिछले 5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो हर रोज आप प्रैक्टिस करिए, एक्सप्रेस करिए। आप अगर अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल है, आपको लगता है कि उनकी लाइफ में रहने से आपको बहुत ज्यादा चीजें हासिल हुई है, तो उनको एक्सप्रेस करिए। आप अपने फोन से बात करिए, क्या वो कितने आप ग्रेटफुल है फोन के लिए। हर जो चीज आपको लगता है कि उस चीज को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया जा सकता है, आप बिल्कुल करिए। तो एक एक्सरसाइज दिया था मॉन्क्स को, सीनियर मॉन्क्स ने जब नए मॉन्क्स जाते हैं बनने के लिए, तो उन्हें कुछ कुछ सीरीज ऑफ एक्सरसाइज दी गई थी। और एक सीनियर मॉन्क ने कहा उन नए स्टूडेंट्स ने कि अब आप लोग एक पेपर लीजिए और उसमें लिखिए एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते थे। तो सबने लिखना शुरू किया, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी सोचिए ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको लगता हो कि आप डिजर्व नहीं करते थे। ज्यादातर वो स्टूडेंट्स ने जब आंसर दिया, तो सबने बताया कि मैं एक मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, या मेरी सिस्टर थी जो बहुत कम एज में चली गई, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप में से भी बहुत से लोगों ने अपनी सिचुएशन सोची होगी। तो मॉन्क ने कहा कि नॉर्मली हम जब ये चीज सोचते हैं कि हम क्या डिजर्व नहीं करते, तो ये इंसिडेंट में आप लोगों, स्टूडेंट्स को कहा कि आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चीजें चुनी। ऐसी चीज क्यों नहीं चुनी कि आपको कोई अवार्ड मिला था जिसके लिए आपने शायद एफर्ट नहीं लगाई, वो भी तो आप डिजर्व नहीं करते थे। ऐसी पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं लिखी? क्योंकि बचपन से जैसे हम जिस सोसाइटी और जिस कंडीशनिंग से बढ़ते हैं, हमेशा हमें ये सिखाया जाता है कि जो भी मिसफॉर्चून या गलत चीजें होती हैं वो हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं वो आप डिजर्व करते हैं। ऐसे में हम जो चीजें हमें हमारी लाइफ में होती हैं, उन चीजों को हम मिस कर देते हैं देखना। क्या अच्छी चीजें हमें लाइफ में मिली हैं, जिन चीजों से हमें खुश रहना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, वो मिस कर देते हैं।
तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रोज करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे और देखने लग जाएंगे, आपका नजरिया बदलने लग जाएगा कि क्या चीजें आपकी लाइफ में हैं और आप मिस कर रहे हैं। तो एक zen मास्टर हैं जिन्होंने जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके माइंड के लिए एक टर्म यूज किया है और कहा है पॉवर्टी माइंड। पॉवर्टी यानी वो पैसों से गरीबी वाला वो पॉवर्टी नहीं, पॉवर्टी माइंड यानी कि अभाव समझ लीजिए, जो कमी दिखता है हर चीज में, वो पॉवर्टी माइंड उन्हें ऐसा रिफर किया है। तो पहले हम एक स्टोरी सुनते हैं जिसमें मैं ये वर्ड यूज करूंगी। एक शख्स है जिनका नाम है ब्रायन एक्टन। शायद कुछ लोगों ने सुना हो और नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। ये याहू कंपनी, हम yahoo.com जो यूज करते हैं ना ईमेल आईडी, उस कंपनी में 11 साल उन्होंने काम किया था और फिर उन्होंने ट्विटर में जॉब अप्लाई किया था जहां से वो रिजेक्ट हो गए। तो उन्होंने ट्विटर में ट्वीट किया था कि मुझे ट्विटर से रिजेक्शन मिला है एंड अच्छी बात होती मैं लंबे समय तक वहां काम कर पाता, बट इट्स ओके। फिर वो फेसबुक में जॉब अप्लाई करते हैं और फेसबुक से भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फिर वो ट्वीट करते हैं कि फेसबुक ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बहुत और मुझे बहुत से लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिला, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ के अगले एडवेंचर के लिए वेट कर रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ। तो ब्रायन एक्टन हेजिटेट नहीं हुए एक बार भी। उन्हें ये नहीं लगा कि मैं सोशल मीडिया पे, जब वो याहू में इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए थे, तो उन्होंने एक बार भी हेजिटेट नहीं किया ऐसी चीजें पोस्ट करना। इनफैक्ट उन्होंने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया और जब वो दोनों जगह से रिजेक्ट हो गए थे तो उन्हें बहुत टाइम था अपने आप काम करने का। तो उन्होंने एक ऐप डेवलप किया जिसका नाम है व्हाट्सएप। और आप मानेंगे नहीं, 5 साल बाद उन्होंने वही व्हाट्सएप फेसबुक को बेचा $19 बिलियन में। अगर वो फेसबुक में उस वक्त जॉब करना शुरू कर देते तो उससे कहीं कम कमाते, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो कोई भी मोमेंट को आप तुरंत जज मत करिए। और अगर उन्होंने उस वक्त अपनी पॉवर्टी माइंड रखी होती तो वो बहुत अपसेट होके हो सकता था कि कोई दूसरे डायरेक्शन में चले जाते। लेकिन जब उन्होंने बिलीव किया कि नहीं ठीक है, और कोई तरीका अपनाते हैं, तो ये ग्रैटिट्यूड का पावर है। जब भी आप ऐसा नहीं है कि अब आपकी जॉब चली गई तो आप बोलेंगे यार मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ मेरी जॉब चली गई, ऐसा नहीं करना है। लेकिन ऐसा सोच सकते हैं कि ठीक है, मुझे आप ये सोचेंगे कि यही तो मेरा एक आखिरी ऑप्शन था, तो आप डेड एंड में चले जाएंगे। इसके बदले अगर आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे कि ठीक है, ये वर्कआउट नहीं किया मेरी लाइफ में, अब कुछ और तरीका देखते हैं, तो आप धीरे धीरे जो है अपनी जो एनर्जी है वो डेड एंड की जगह जो है थोड़ी पॉसिबिलिटी और ये दूसरी डायरेक्शन में आप ले जाने लग जाएंगे। तो ये ग्रैटिट्यूड का पावर है। तो अब बात करते हैं हम सर्विस के बारे में, क्योंकि ग्रैटिट्यूड और सर्विस लगभग एक पैरेलल लाइन में चलता है। एक स्टोरी है, एक लेडी और एक यंग मैन की। लेडी एक आदमी को एक बार सॉरी एक आदमी लेडी के पास जाता है और कहता है कि मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं है एंड मेरी लाइफ सिर्फ पेन से भरी हुई है। तो वो जो लेडी है वो शांति से उसे सुन रही होती है। वो उठती है और उसे एक ग्लास देती है और कहती है इसमें पानी डालो। पानी डालता है और एक बोल लेकर आती है जिसमें होता है नमक, और वो कहती है कि इसमें 1 चम्मच नमक डालो। डालता है तो कहती है और डालो। 2-3 चम्मच उनसे डलवाती है और कहती है इसे पियो। तो वो एक सिप पीता है लेकिन वापस थूक देता है क्योंकि वो नहीं पी पाता है इतना नमक वाला। फिर वो उसे लेकर जाती है एक लेक में उसी बोल के साथ, और वो कहती है कि इसमें ये पूरा बोल खाली करो। फिर वो ग्लास से
पानी भर के उसे कहती है लो अब ये पियो, तो वो पानी उससे पिया जा सक रहा होता है। तो वो कहती है कि ये जो सॉल्ट है ये हमारी लाइफ का पेन है। अगर आप एक ग्लास बन के रह जाएंगे, अपनी दुनिया को सीमित रखेंगे, तो वो पेन आपको फील होगा, आप उसे ज्यादा टेस्ट कर पाएंगे और आप उसको हो सकता है कि सहन भी नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप अपनी दुनिया को जब बढ़ा देते हैं, जैसे कि लेक जो सर्विस करता है, जब आपकी दुनिया बढ़ जाती है तो आपको पेन फील होना कम हो जाता है। जब आप सर्विस में होते हैं, जब लोगों के लिए कुछ अच्छा करने लग जाते हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि आप किसी के लिए जब अच्छा करते हैं तो एक खुशी मिलती है, आप ग्रैटिट्यूड अपने आप डेवलप करने लग जाते हैं। तो सर्विस में रहना यही होता है, यही एक डिफरेंस है। सीमित रहने के बजाय आप लोगों से बांटिए जो आप दे सकते हैं उन्हें। अब मॉन्क्स ने कहा है कि इस लाइफ का हाईएस्ट पर्पस, पर्पस से जीना आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। वो कहते हैं हमारी लाइफ का हाईएस्ट पर्पस होता है सर्विस में जीना। और ये आप माने नहीं माने, सर्विस जो है हमारी बॉडी और हमारी सोल दोनों के लिए बहुत अच्छी होती है। कैसे? ग्रैटिट्यूड के ऊपर एक रिसर्च किया गया है जिसमें कहा गया है कि जब आप जो दो ग्रुप्स में कुछ लोगों को डिवाइड कर दिया गया था और देखा गया था कि क्या होता है ग्रेटफुल रहने से, तो आपका ब्रेन जो है जब आप ग्रेटफुलनेस में जीते हैं, जब ग्रैटिट्यूड एक बार भी अगर आपने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया तो वो डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन जब बॉडी में रिलीज होता है तो बॉडी को ऐसा लगता है कि मैं उस स्टेट में बार बार रहूं। तो साइंटिफिकली भी अगर आप देखें तो सर्विस और ग्रैटिट्यूड जो है आपकी सोल और आपकी बॉडी दोनों के लिए बहुत अच्छी है। अब कई लोगों को का ऐसा माइंडसेट होता है कि मैं कब रेडी होंगी सर्विस के लिए, मैं कैसे करूं सर्विस, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं क्या को। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास मटेरियलिस्टिक चीजें जैसे पैसे या ये सब चीजें हो सर्विस करने के लिए। आप किसी भी तरीके से सर्व सकते हैं। जैसे कि ध्यान सिखाना, आप किसी को मेडिटेट करना सिखाएंगे तो क्या वो सर्विस नहीं होती? तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह से आप सर्विस कर सकते हैं। एंड हम सब जानते हैं कि सर्विस क्या होती है। मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे जोर नहीं देना चाहती। और सर्विस माइंडसेट के ऊपर एक बात जो हर जगह बुक में लिखी है, वो मैं एक सेंटेंस आपको जरूर बोलना चाहती हूँ। मॉन्क्स ये कहते हैं कि जब आप किसी को जब सर्विस करते हैं, आप किसी को कुछ देते हैं, तो इतना ध्यान में रखिए कि वो चीज आपकी नहीं है, आपको भी कहीं और से मिली है। आप अगर किसी को कुछ पैसे से खरीदी हुई कोई चीज दे रहे हैं तो वो पैसा सिर्फ आपका नहीं, आपको भी कहीं से मिला है। तो जो भी आप जिन भी चीजों, आप मेडिटेशन अगर सिखा रहे हैं, मेडिटेशन भी आपने नहीं बनाया, मेडिटेशन है जो आपको भी किसी से मिला है। तो ये एटीट्यूड हमेशा रखिए, ये माइंडसेट रखिए सर्विस करते वक्त कि जो भी चीज आप दे रहे हैं वो आपका अपना नहीं है, आपको भी जो है यूनिवर्स ने दिया है, वो आप आगे लोगों को बांट रहे हैं। तो ये चीजें हैं सर्विस के बारे में। ये एक मीनिंगफुल लाइफ का सीधा सीधा रास्ता है। मैंने अपनी मॉम को बचपन से सर्विस करते हुए देखा है। मेरी नानी जो थी वो मंदिर के सामने ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट क्या करती थी, वो उस तरह की सर्विस करती थी। मेरी मदर का बचपन से सर्विस में अलग अलग उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है। मैं आज एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक बार उनसे पूछने गई थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं। वो कुछ मेडिसिन हम बांट रहे थे बच्चों को और वुमेन को, तो ये आपने क्यों चूज किया, मैंने पूछा था उनसे। और उन्होंने मुझे आंसर दिया था कि सर्विस कोई चॉइस नहीं होती, सर्विस जीने का एक तरीका है। और तब से लेकर आज तक वो चीज मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आई थी और मैं ये बखूबी जानती हूँ कि जीने का जो तरीका है वो सर्विस के थ्रू ही बेटर होता है। और आप देख ही रहे हैं कि आज वो किस मुकाम पर बैठी हैं। तो ये था सर्विस और ग्रैटिट्यूड। अगर इसके बारे में आपको और जानना हो तो हमारी नीता मैडम है, आपको बहुत अच्छे से
समझाएंगे सर्विस ऑफ ग्रैटिट्यूड और क्या होता है। तो अब लास्ट चैप्टर में आते हैं रिलेशनशिप। 20 मिनट्स है, देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर कंप्लीट होता है तो रिलेशनशिप पहला पॉइंट है सर्कल ऑफ लव। मॉन्क्स कहते हैं कि लव जो होता है एक सर्कल की तरह होता है। जितना आप प्यार यूनिवर्स में देते हैं उतना आपको प्यार वापस मिलता है किसी भी तरीके से। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी लाइफ की यही होती है, एक्सपेक्टेशंस। हमको लगता है कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो हमें प्यार करे, हम जितना उनसे प्यार कर रहे हैं वो भी उतना ही प्यार करे। तो ये जो है, याद रखिए मॉन्क्स की बताई हुई चीज कि लव एक सर्कल है। जितना आप प्यार देंगे आपको कमी नहीं करनी है। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू है। हाँ परन, कहाँ तक हुआ बस था? फर्स्ट फर्स्ट टू लाइंस बोली थी तुमने, फिर उसके बाद आवाज नहीं आई। ये रिलेशनशिप्स का। हाँ ओके, स्क्रीन दिख रही है शेयर की हुई? हाँ हाँ। ओके, तो रिलेशनशिप दो चीजों से बनता है और वो है लव और ट्रस्ट। एक सेकेंड, या तो मॉन्क्स का ये कहना है कि लव एक सर्कल की तरह होता है। जितना भी लव हम यूनिवर्स में देते हैं एक पर्सन को या दूसरों को, उतना लव यूनिवर्स जो है हमें रिटर्न करता है, वापस करता है। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम लाइफ की यही होती है कि हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि जितना हम प्यार किसी को करेंगे वो उतना प्यार हमें करे, या जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें प्यार करे वापस। तो ये लॉ यूनिवर्स का आप हमेशा याद रखिए कि जितना भी आप लव शेयर करेंगे यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से आपको उतना लव रिटर्न करता है। आज कल हम कर्मा जानते हैं, कर्मा का नेचर कैसा होता है, वैसा ही लव का नेचर है। तो तो ये हुई लव की चीजें। उससे ज्यादा हम आज बात करेंगे ट्रस्ट के बारे में, क्योंकि हम प्यार करना बखूबी जानते हैं। जब हम ज्यादा मेडिटेट करते हैं, लविंग स्टेट में होते हैं, तो बस एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे कि आपको किसी ना किसी तरह वो लव आपको जरूर रिटर्न करता है। अब बात करेंगे हम ट्रस्ट की। ट्रस्ट होता है चार तरह का। एक होता है कॉम्पिटेंस। एक ऐसे शख्स के बारे में सोचिए जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, उसके पास हर चीज का सोल्यूशन है और आपको हेल्प हमेशा करता है, वो आता है कॉम्पिटेंस में। अगला होता है केयर, जो आपकी देखभाल, आपका ख्याल रखता है, जो सिंपल है ना, आपकी सक्सेस से उनको कोई लेना देना नहीं है, आपकी वेलबींग से मतलब होता है। फिर होता है कैरेक्टर। जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग जिनका जो वही चीज एक सेंटेंस है, प्रैक्टिस, सॉरी, दे प्रीच व्हाट दे प्रैक्टिस। जो उनका मॉरली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी एडवाइसेस जो होती हैं आपको बहुत काम में आती हैं। एंड जैसे कि हमारी है नीता मैडम, स्ट्रांग मॉरल कंपस, और जिनके वैल्यूज वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते। फिर होता है कंसिस्टेंसी, जो आपकी लाइफ में जब भी आपको उनकी जरूरत हो वो रहते हैं। तो ये होते हैं ट्रस्ट के चार टाइप्स। हर एक इंसान को, जो भी आप अपने दिमाग में सोच रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरह का ट्रस्ट आपके और उनके बीच में हो सकता है वो दो तरह का भी आपका ट्रस्ट रखता हो। जैसे कि मेरे फादर हैं, वो केयर और कंसिस्टेंसी में आते हैं, वो मेरी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। और वो जब भी रात के 3 बज रहे हो, कितने भी समय मुझे चाहिए, वो हमेशा मुझे पता है कि वो केयर एंड कंसिस्टेंसी है। मेरी मदर, कैरेक्टर एंड केयर।
जो भी मॉरली मुझे जो वैल्यूज चाहिए, जो सीखना हो, एडवाइस चाहिए हो, और मेरी केयर भी करती हैं। मेरे हस्बैंड भी उनमें से 2-3 कैटेगरी में है। तो प्रॉब्लम तब आपकी स्टार्ट होगी जब आपको ये लगने लग जाएगा कि एक पर्सन में हर एक तरह का ट्रस्ट आपके और उनके बीच में हो। ऐसा नहीं होता। आप भी किसी के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए शायद इनमें से कुछ चीजें मेंटेन कर पाते हो, कुछ चीजें न कर पाए। तो आपका हस्बैंड हर वक्त हो सकता है कि नहीं हो आपके साथ, तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं होती। लेकिन मेरे हस्बैंड पर मुझे डेफिनेटली पता है वो कॉम्पिटेंस में है ही, क्योंकि वो मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये सोचिए कि ये चारों तरह के जो ट्रस्ट है वो हर इंसान में नहीं होते, आप में भी नहीं होंगे। कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्पिटेंस भी नहीं होता, सिर्फ केयर या कंसिस्टेंसी हो किसी में। तो ये आपको मदद करेगा ये समझने में कि आप चारों चीजों की एक्सपेक्टेशन किसी एक पर्सन से नहीं रखें, तो रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर होंगे। सॉरी। फिर है स्टेजेस। ट्रस्ट के कितने स्टेजेस होते हैं? न्यूट्रल, नाम से समझ में आ रहा है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो ऐसा कुछ ट्रस्ट नहीं होता, आपको वो इंसान अच्छा लगता है एंड वो न्यूट्रल में आता है। फिर होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, दिस जो होता है ना समझौते के तौर पे कि ठीक है, मैं बाहर गए हैं कुछ कॉफी के लिए, मैं पे कर दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम पे कर देना, वैसा। म्यूचुअल जो अच्छी फ्रेंडशिप्स में होता है, दोनों तरफ से एक दूसरे को जो हेल्प कर रहे हो। एक होता है प्योर ट्रस्ट, जो चाहे कुछ हो जाए मैं हूं तुम्हारे लिए, वैसा वैसा ट्रस्ट, यानी कि भरोसा। ये भी जो है, आप एक पिरामिड देखते हैं, उप्स, पिरामिड गायब हो गया। एनीवे, इमेजिन करिए कि ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये चीजें, नीचे है न्यूट्रल ट्रस्ट, जिस जो जगह ज्यादा घेर रहा है, फिर है कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रस्ट थोड़ा ऊपर, फिर उससे ऊपर म्यूचुअल, और सबसे छोटी जगह पे है प्योर ट्रस्ट। ऐसे लाइफ में लोग भी आपके ऐसे ही स्टेजेस में होने चाहिए, ज्यादा न्यूट्रल ट्रस्ट में, उनसे कम, सबसे कम लोग आपके प्योर ट्रस्ट वाले होने चाहिए। हर किसी पे ट्रस्ट करते बैठेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। और ये भी चीज का ध्यान रखिए कि कोई अगर आपको लगता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रस्ट मेरे और किसी फ्रेंड के बीच में, तो आप जबरदस्ती उसको दूसरे म्यूचुअल ट्रस्ट वाले मोड में प्रमोट मत करिए, अनटिल अनलेस आपको लगता है कि आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी तरफ से सोचते हो कि मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों का म्यूचुअल ट्रस्ट है, उनके हिसाब से हो सकता है वैसा नहीं हो, कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रस्ट में भी हो सकता है। तो ये स्टेजेस आप अपने रिलेशनशिप्स में आप ये देखिए, ये आपको हेल्प करेगा कि आप कौन से स्टेज पे हैं। और टाइम लगता है प्योर ट्रस्ट तक पहुंचने में, समय दीजिए। ये डे टू डे लाइफ में भी आप जो है अलग अलग स्टेजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, ट्रस्ट इज अ डेली प्रैक्टिस। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो एक पेरेंट और चाइल्ड का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, आपको वो रिलेशनशिप में रोज एफर्ट्स लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई, हो गया, बस खत्म। एफर्ट्स लगती हैं कोई भी रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो अब आप डेली प्रैक्टिस में कैसे कर सकते हैं कि जैसे से सपोज कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रस्ट, आपकी कोई फ्रेंड है, आपके हस्बैंड है, उनसे आपने आप कोई प्रॉमिस करिए और उस चीज को फुलफिल करिए। कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रस्ट ये अच्छा डेवलप होगा। फिर हो सकता है कि आपको किसी को आपकी फ्रेंड है, उसकी तबीयत खराब हो गई, आप उनको थोड़ा हेल्प करिए, म्यूचुअल ट्रस्ट। या किसी को आपकी जरूरत है बुरे समय में, बिल्कुल उनके साथ रहिए, प्योर ट्रस्ट। अलग अलग दिन में अलग अलग तरह के हो सकते हैं, आप ट्रस्ट डेवलप करने के तरीके ढूंढ पाएंगे। तो डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये गाइडलाइंस है जो आपको हेल्प करेगी। फिर है पॉइंट, इंटेंशनल लव लाइफ। मॉन्क्स सेलिबेसी अपनाते हैं, यानी कि शादी बच्चे बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि जितनी एनर्जी हम रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं, वो उससे ज्यादा दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करें। जो हमारी एनर्जी होती है जो रिलेशनशिप में जाती है, कितनी प्योर जो एनर्जी है, वो उस चीज को अगर दूसरी चीज में हम लगाएंगे, अपने दूसरे इंटेंशंस में, तो वो उनको वो एक मुकाम दे सकते हैं। हम सेलिब्रेसी यहाँ नॉर्मल डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर दिन भर बैठे रहेंगे ये सोचते हुए कि मेरा हस्बैंड है वो बिल्कुल मुझे प्यार नहीं करता, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं।
वाइजली यूज करिए, एक इंटेंशनल लव लाइफ जिए। यानी कि इसके पहले भी हमने देखा है कि अपने ऊपर काम करना ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल दिया था मैंने रिलेशनशिप का इंटेंशंस में, कि आपका इंटेंशन है कि लव लाइफ ठीक हो जाए, आप कुछ अच्छा खाना बना लीजिए, हेयर कट करा लीजिए, उनके लिए गिफ्ट्स ले आइए। वो आपको जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल आप उसमें हो और आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, खुद को काम कर देंगे, पीसफुल बना देंगे, तब भी गारंटी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, लेकिन कम से कम आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। तो ऐसे इंटेंशनल लव लाइफ जिए। अगर आप बिल्कुल सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में डेड एंड टाइम है, इसका कुछ नहीं, इस चीज का कुछ नहीं किया जा सकता, तो कोई बात नहीं। आप जितना अपने आप को ठीक रख सकते हैं, आप अपनी जितनी लव एनर्जी दे सकते हैं आप करिए, और बाकी आप दूसरी चीजों में एनर्जी इन्वेस्ट करिए। दूसरे इंटेंशंस जो आपके लाइफ के कुछ होंगे, आपको कुछ अचीव करना होगा, उसमें फोकस करिए। तो ये ऐसे जी जाती है इंटेंशनल लव लाइफ। अब एक होता है अट्रैक्शन वर्सेस कनेक्शन। चार तरह के रीजन होते हैं किसी से भी कनेक्ट होने के या अट्रैक्ट होने के। पहला होता है फिजिकल अट्रैक्शन। कोई दिखने में बहुत अच्छा है, आपको अच्छे मसल वाला कोई दिख गया, यू फॉल इन लव और आपको बस उन्हीं से शादी करनी है। ये गारंटी नहीं देता कि आपकी एक अच्छी शादी होगी या लव लाइफ अच्छा होगा। एक होता है मटेरियल, आपको उनके अकॉम्प्लिशमेंट और पावर, पोजेशन, उनका घर, उनकी गाड़ियां देख के आप पागल हो गए। वो भी गारंटी नहीं देता कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो। एक होता है इंटेलेक्चुअल। आपको किसी की सोच, किसी के बात करने का, जो जो भी वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और आपको लगता है कि ये इनके आइडियाज और इनकी सोच माइंड ब्लोइंग, और आप उनसे अट्रैक्टेड हो गए। ये भी गारंटी नहीं देता कि आपके और उनके बीच की लाइफ जो है वो अच्छी होगी और आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। लेकिन अगर आप किसी से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, जब वो आपकी फीलिंग को समझ पाते हैं और आपका देखभाल रखने में सक्षम है, आप उनके साथ भी ऐसा करते हैं, वो एक इमोशनल कनेक्शन है जो अच्छी चीज है रिलेशनशिप के लिए। और एक होता है स्पिरिचुअल। ये बहुत ही कम लोगों में मिलता है, आ, कि आप अपने जो गोल्स हैं लाइफ के, बिगेस्ट गोल और वैल्यूज आपकी लाइफ की, जैसे कुछ लोग हैं जो फैमिली को बहुत वैल्यू करते हैं, उनकी वैल्यूज फैमिली हैं, जब वो सेम होती हैं तो उसे स्पिरिचुअल कनेक्शन कहा जाता है। और जो ये लास्ट के दो हैं, स्पिरिचुअल और इमोशनल, ये ज्यादा लास्टिंग रहते हैं रिलेशनशिप्स में, क्योंकि ये कंपैटिबिलिटी शो करते हैं। तो इन चीजों से भी आप देख सकते हैं कि आपके और जो भी आप अगर आगे शादी करने वाले हैं तो आपका कनेक्शन किस तरह का हो, और अगर आपकी शादी हो चुकी हो तो आपका किस तरह का कनेक्शन है। और अगर आप इंटेलेक्चुअली या मटेरियल वे में अगर आप किसी से कनेक्टेड हैं, तो आप कैसे इमोशनल और स्पिरिचुअल की तरफ तरफ बढ़ सकते हैं। जो वही है, थ्रू अपने आप को ठीक करना। एंड इसका एक सबसे अच्छा टूल दिया है मॉन्क्स ने, जो भी हम सीखेंगे आगे। इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ एक चीज के बारे में, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, आप अपने आप को एक बार देखिए कि आप जब अपने पार्टनर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ भी या अपने बच्चों के साथ जब आप बैठते हैं, जो समय बिताते हैं, वो किस तरह का है। अगर आप 3 घंटा बैठे हैं अपने मॉम डैड के साथ, और अगर आप सिर्फ अपने फोन पे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कोई पसंद नहीं करता कि आप डाइनिंग टेबल में फोन में बिजी रहें और आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, और लेकिन कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही। तो रिलेशनशिप में ये जरूर चेक करिए, ये सब चीजें तो आपको देखनी है कि आप कौन से स्टेज में हैं, किस तरह से अट्रैक्ट में, और ये भी देखिए कि आप खुद कितने अच्छी तरह से उस इंसान के साथ समय बिता रहे हैं। अच्छा है वो समय या सिर्फ ज्यादा है। अब आते हैं सिक्स लविंग एक्सचेंज में। ये एक टूल है रिलेशनशिप, किसी भी तरह के रिलेशनशिप को ठीक करने का। इनके दो मोड्स हैं, गिविंग और रिसीविंग। तीन चीजें हैं, हर एक चीज का गिविंग और रिसीविंग चीज हम समझेंगे। पहला है गिफ्ट्स। गिफ्ट्स का मतलब सिर्फ वो मटेरियल चीजें ही नहीं कि फ्लावर्स दे दिया। हाँ, अगर आपके पार्टनर खुश होते हैं फ्लावर्स से तो बिल्कुल फ्लावर्स दीजिए, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, एक एक्शन, एक सर्विस, या आपका समय, ये भी एक गिफ्ट है। किसी को आपने हेड मसाज दे दिया, उनके लिए कुछ कर दिया, ये गिफ्ट। तो
गिविंग क्या होगा? जब भी आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बिना एक्सपेक्टेशन के करिए, और जब सामने वाला आपको दे रहा है, जब आप रिसीव कर रहे हैं किसी से, तो आप ग्रेटफुल रहिए। ये प्रैक्टिस करना है। ये दो एक्सचेंज है। अगला है कॉन्वर्सेशन, बातचीत। अगर आप बात कर रहे हैं और आप फोन में बिजी हो जाएंगे तो कैसा फील होगा? तो गिविंग मोड में क्या होता है कि आप अच्छी तरह उस इंसान को, सॉरी, रिसीविंग में क्या होता है कि आप अच्छी तरह उस इंसान को सुने, अटेंटिव रहें, उनको समझे। सिर्फ बैठ के सुनना नहीं है, लेकिन बैठे हैं और ध्यान कहीं और है, वैसा भी नहीं। पार्टनर के साथ है, रिलेशनशिप है आपका, तो अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ बता रहे हैं, आपका बच्चा आपको स्कूल के बारे में बता रहा है, तो अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए। और गिविंग के मोड में होता है स्पीकिंग विथ वल्नरेबिलिटी, यानी कि सच्चाई से बोलिए, सच बोलिए, जो आप फील कर रहे हैं एकदम ऑनेस्टली उस चीज को एक्सप्रेस करिए। मैनिपुलेट करेंगे, अपनी चीजों को छुपाएंगे और अलग तरह से हैंडल करेंगे, तो रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं अच्छी होगी। तो ये एक लविंग एक्सचेंज है कि आप ऑनेस्टली बताएं, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करें और अच्छी तरह उन्हें सुने। लास्ट है फूड। फूड एक्चुअली एक सर्विस या केयर का एक एक्सप्रेशन है। उन्हें उसे एक टर्म दे दिया है फूड। तो जैसा कि मैंने कहा, एक हेड मसाज दे देना, या मेडिटेशन साथ में जॉब करते हैं, तो फूड भी एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। फूड जब आप खाना बनाते हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने पेरेंट्स, किसी बच्चों के लिए, तो आप जब गिविंग मोड में क्या होता है, जब आप बना रहे होते हैं तो हमें पता है माइंडफुल होके, थॉटलेस होके बनाना है, लेकिन आप बिना एक्सपेक्टेशन के भी बनाइए। क्योंकि जब वहां सामने से अगर कंप्लेन आ जाएगी तो आप डिसअपॉइंटमेंट में रहने लग जाएंगे। नेक्स्ट है रिसीविंग। ये खास करके हस्बैंड्स के लिए होता है। अगर कोई हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड है, मुझे नहीं पता, तो रिसीविंग मोड होता है कि अगर आपकी प्लेट पे फूड आ रहा है तो उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल रहिए। कम से कम आपको खाना मिल रहा है। कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करना कि वंस इन अ वाइल आप शेयर कर रहे हैं अपने व्यूज, वो ठीक है, लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहेंगे कोई भी चीजों के लिए, तो वो एक अच्छा लविंग एक्सचेंज नहीं होता है। तो रिसीव अच्छे से करिए उस चीज को, और आप उस चीज को सामने वाले को शेयर भी अच्छी तरह करिए। तो ये टूल है, ये 6 लविंग एक्सचेंजेस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बीच में आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। एंड अब है कीपिंग लव अलाइव। इसके कुछ उन्होंने आइडियाज शेयर किए हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है फाइंडिंग न्यू इन द ओल्ड। कुछ नई चीजें ढूंढिए, कुछ नए तरीके ढूंढिए एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के। मोनोटोनस हो जाती है लाइफ, एक साथ वॉक नहीं करते हैं, वॉक करने निकल जाइए। शाम में चाय पीने का एक समय बांध लीजिए। कुछ भी कोई न्यू चीजें ढूंढ लीजिए अपनी लाइफ में। एक साथ सर्व करिए। जब आप दोनों सर्विस में रहेंगे, जब लोगों की जरूरतों को देखेंगे, एक साथ ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट है एक साथ मेडिटेट करिए। ये तो बहुत ही पावरफुल है, इसको समझाने की मुझे पता है जरूरत नहीं है। और एक साथ विजन करिए। देखिए आप दोनों को इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, एक दूसरे को एक्सप्रेस करिए कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हार्ट ब्रेक। हम रिलेशनशिप में रह के भी हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो सबसे पहली चीज जो हमें है वो जो याद रखनी है वो ये है कि ये नहीं सोचना है कि मैं ये चीज डिजर्व नहीं करती या मैं ये चीज डिजर्व करती हूँ। आप क्या डिजर्व करते हैं, क्या नहीं डिजर्व करते हैं, ये आपका कर्मा तय करता है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहली चीज जो है, मॉन्क्स कहते हैं कि अपने हर एक इमोशंस को अच्छी तरह फील करिए। रोना आ रहा है, अच्छे से रो लीजिए। आपको गुस्सा आ रहा है, चिल्ला लीजिए। बच्चे या किसी पे नहीं, बाहर किसी भी तरह, दूसरी तरह हर एक इमोशन को अच्छी तरह फील करिए। और उसके बाद है उस सिचुएशन से लर्न करिए, क्या सीखा।
आपका कर्मा ही कुछ आपको सिखा रहा है, आपने कुछ वजह से वो हार्ट ब्रेक चुना है। क्या वो सिचुएशन आपको क्या सिखाना चाह रहा है? मेडिटेट करेंगे, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। और नेक्स्ट है, अपने ऊपर फेथ रखना है, अपनी वर्थ, वर्थ समझते हैं आप सब, बिलीव इन योर वर्थ। अपने आप को कम मत समझिए। कोई अगर आपको छोड़कर गया है, आपको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है और आप बहुत ज्यादा स्टेट में है कि मतलब उसको आप हार्ट ब्रेक से ही अगर रिलेट कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप बिल्कुल ऐसे किसी से कम नहीं है। अपनी वर्थ पे बिल्कुल आप विश्वास रखिए। लास्ट है, जो कि अगर आप रिलेशनशिप से बाहर हो गए हैं, तो ये है कि आप दूसरे कोई रिलेशनशिप में जाने के पहले वेट करिए, इंतजार करिए, अपने आप को समय दीजिए प्रोसेस करने का, और फिर कोई रिलेशनशिप में जाइए। रिलेशनशिप ये सॉरी हार्ट ब्रेक को के लिए एक कोटेशन है इस बुक में जो बहुत सुंदर है। अ, वो ये है कि अगर आपने किसी रिश्ते में अपने आप को खोया है, तो उस हार्ट ब्रेक में अपने आप को ढूंढ लीजिए। तो ये है रिलेशनशिप के बारे में। लास्ट में मॉन्क्स के द्वारा मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो वो हमेशा ये कहते हैं हर किसी को, नाउ एंड फॉर एवर, आज और कल में जिंदा रहिए। मतलब फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में रहना है। लेकिन इसका ये मतलब है कि जब आप अपनी अंतिम घड़ी में आते हैं, आपका लास्ट मोमेंट होता है, तो कई लोग होते हैं जो रिग्रेट करने लग जाते हैं कि काश मैंने अपने, जिनसे मैं प्यार करता था, उन्हें ज्यादा एक्सप्रेस करता अपने प्यार के बारे में, या मैंने ज्यादा एंजॉय किया होता अपनी लाइफ को, मैं ज्यादा सर्विस मैंने की होती। तो मॉन्क्स का ये कहना है कि जब आप की डेथ हो जाती है, तो आप अपने पीछे एक लेगेसी छोड़कर जाते हैं। लेगेसी का मतलब ये नहीं कि आपको फेमस और बहुत कुछ यूजफुल चीज, लेकिन एक लेगेसी छोड़कर जाते हैं, आपको कैसे लोग याद रखते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ पर्पस के साथ मीनिंगफुल लाइफ अगर जीते हैं, तो लोग आपको आज ही नहीं हमेशा याद रखेंगे। तो हमें आज और हमेशा में जिंदा रहना है, यानी कि मीनिंगफुल लाइफ अगर आप मॉन्क माइंडसेट से रहना शुरू करेंगे, तो लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ ऐसे रिग्रेट्स नहीं रहेंगे कि काश मैंने ये किया होता। क्योंकि आप जब अपने आप को सुधार लेते हैं, मॉन्क माइंडसेट सबसे ज्यादा अपने ऊपर काम करने के ऊपर है। जब आप अपने आप को ठीक कर लेते हैं, तो आपको लास्ट मोमेंट पे कभी ये चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि काश मैंने ये कर लिया होता या वो कर लिया होता। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मॉन्क की तरह सोचने के लिए कोशिश करेंगे, और आपको चीजें समझ में आई हो। लास्ट में 6 बज गया है, मैंने एकदम टाइम पे खत्म किया है, बट मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगी और मैं अपना एक्सपीरियंस आज ही शेयर कर देती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछली बार भी जब मैंने बुक पढ़ी थी, तो मैंने कुछ चीजें इससे सीखी थी। लेकिन इस बार जब मैंने ये बुक पढ़ी, मैंने ये चीज कल भी मेंशन की थी कि मैं ये बुक बार बार पढ़ना चाहती हूँ, और मैं हर साल इस बुक को फिर से पढ़ूंगी, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ अ, हो सकता है कुछ चीजें मैं भूल जाऊं और मुझे कुछ नया सीखने को मिले। तो इस बार मैंने अपना एक इंटेंशन लिया था, और वो ये था कि मैं अपनी पेरेंटिंग अच्छी करूंगी। आप सभी ध्यान को जानते हैं मोस्टली, और मुझे ध्यान के लिए पेरेंटिंग ठीक करनी थी, ये मेरा इंटेंशन था, और ये आया था लव और डिजायर से। तो मैंने मॉन्क माइंडसेट अप्लाई करना शुरू किया। जो लोग कहते हैं ना, खास करके जो हमारे फ्रेंड्स और इन सब हैं, ये मत करो वो मत करो, ये सब चीजों को हटा के, और मैंने लिस्ट बनाई। कल मैंने बताया था टू डू और टू बी लिस्ट, मैंने टू डू लिस्ट बनाई कि मैं और ज्यादा पेरेंटिंग बुक्स पढ़ूंगी, और टू बी लिस्ट में मैंने अपने आप को अच्छी तरह देखा कि मुझे और क्या होना चाहिए। मैंने टॉप में लिखा था पेशेंट। मैं और ज्यादा पेशेंट होने लग गई हूँ। और आप मानेंगे नहीं, और मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगी मैंने क्या क्या मॉन्क माइंडसेट, क्या आप बोर हो जाएंगे। लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि कभी कभी वो जैसे खाना नहीं खाता था, तो मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक नेचर है एक माँ का। लेकिन जब आज वो खाना नहीं खाता, तो मैं इतनी स्टेबल रहती हूँ और इतनी पेशेंट रहती हूँ।
आप मानेंगे नहीं, पिछले 4-5 दिन से कभी कभी ऐसा होता है कि मैं और ध्यान बैठे हैं, हम में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वो शांति से बैठा है और वो अपने हाथ से खाना खा रहा है। ये मैंने बहुत पेशेंटली प्यार से उसको सिखाया है, बोला है, और वो मानता भी है। ऐसे तो बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, लेकिन अब वो और इतनी ज्यादा अच्छे से बातें मारने लग गया है कि मैं कभी कभी उसे देख के और ज्यादा खुश हो जाती हूँ कि हाँ, ये मॉन्क माइंडसेट वर्क करता है। कभी वो खाना अगर नहीं भी खाता है तो भी मैं परेशान नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, मैं पेशेंट हो गई हूँ और मैं पेरेंटिंग अच्छी तरह कर रही हूँ। और बुक पढ़ने के साथ साथ मैं ये भी पहले मैंने किया भी है और आगे भी हमेशा करती रहूंगी कि मैं लोगों तक वो पेरेंटिंग के टिप्स शेयर करूं, ताकि मेरे साथ साथ और भी पेरेंट्स हो जिनकी पेरेंटिंग अच्छी हो और वो इस चीज का फायदा उठा सके। तो सर्विस में और ग्रैटिट्यूड में तो मेरा माइंडसेट हमेशा से ही रहा है। बाकी चीजों पे मैंने वर्क करना शुरू किया और मॉन्क लोगों ने जो है मुझे चेंज कर दिया और आगे भी चेंज करते रहेंगे। मैं तब तक ये बुक पढ़ूंगी। ये बुक में भी लिखा है कि आप बार बार इस चीज को देखिए, बुक पढ़िए, और एक दिन ऐसा आएगा, आप अभी भी जितने मैंने आपको चीजें बताई हैं, आप ये सोचेंगे कि इस वक्त मॉन्क कैसा सोचेगा, मुझे इस नेगेटिविटी को कैसे डील करना चाहिए, परन ने क्या बताया था। लेकिन आप ये चीज तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक उस चीज को कहिए कि एक दिन आप ये नहीं सोचें कि ये मॉन्क कैसा सोचेगा, आप ये सोचने लग जाएंगे कि मैं इस सिचुएशन में क्या सोचूंगी या मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगी। तो ये है पावर मॉन्क माइंडसेट का। तो आई एम सो हैप्पी कि 4 मिनट में मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस और सब कुछ शेयर कर दिया। एंड आज का सेशन जो है वो यहीं खत्म होता है।